नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज हमारे द्वारा आपके लिए लाया गया है पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस जो अभी हमारी एनटीपीसी की एग्ज़ाम है 15 दिसंबर से, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, आप जैसे 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन की महत्ता कितनी है, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बहुत ही कम समय, हमको यहाँ पे समय वेस्ट नहीं करना है और हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी क्लास के ऊपर में। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, क्या बोल रहा जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, है ना, तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप देखिए 330, 332, 222 और 345। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 330 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 330 राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी थोड़ी सी हम डिटेल्स देखेंगे। भारतीय संविधान के यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर में। अगला जो क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास, कलकत्ता, बम्बई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट, 4 दिए गए हैं। दोस्तों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छोटा सा इसमें हम देख लेते हैं नोट्स के रूप में कि अंडमान निकोबार, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ करती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कलकत्ता हाईकोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर में। तो जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश, क्या बोल रहा है यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। तमिलनाडु हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, केरल हाईकोर्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, केरल हाईकोर्ट हो जाएगा। थोड़ी सी नोट्स देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए आप यहाँ पे। केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है। जो केरल है वो किसका है, केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है। यह कोच्चि में स्थित है। केरल जो हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है, वो कोच्चि में, और इसकी स्थापना कभी 1956 में हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा, संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना और केंद्र सरकार की अधिसूचना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कानून द्वारा संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी थोड़ी सी हम डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी डिटेल्स क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। आपको मालूम है, संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। कितने थे, 7 थे। यह संख्या 1956 में 10 हो गई, 1960, देखो इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा आप। 1956 में कितनी हो गई, 10 हो गई। 1960 में कितनी हो गई, 13 हो गई। 1977 में कितनी हो गई, 17, और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह संख्या कितनी है, 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ा दिया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हम समय को बर्बाद ना करते हुए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर में। और ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन 5। ठीक है, यहाँ पर जो बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के, ये पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। अगर से आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप आपको इस क्वेश्चन से बेनिफिट है, और नहीं पढ़ते तो आपकी आगे आपकी मर्जी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितनी एज चाहिए, पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10, 12, 15 और 20, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा, या फिर आप बिगिनर है तो आपको नहीं मालूम होगा, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर 10। मतलब कितनी चाहिए, उसके लिए जो एज चाहिए वो कितनी चाहिए होती है, 10 वर्ष। किसके लिए चाहिए होती है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए। मिनिमम एज पूछ रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम बिल्कुल नहीं है ना, मिनिमम एज पे यहाँ पे पूछी जा रही है। ठीक है, थोड़ी सी हम यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो व्याख्या में क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता होती है
वो यह है कि व्यक्ति की कम से कम 10 वर्ष की एज होना चाहिए और किसी उच्चतम न्यायालय के, 2 पॉइंट यहाँ क्या बोल रहा है, 10 वर्ष की एज बोल रहा है और क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ मैंने आपको बता दिया, इसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बन सकते हैं। ठीक है, इनकी ये रहता है, बता दिया मैंने। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पर बोला जा रहा है दिल्ली को एनसीटी, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एनसीटी मतलब इसका मतलब होता है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। ठीक है, संविधान के किस संशोधन से बनाया गया, ओके, किस संशोधन से बनाया गया, यहाँ पे दिया गया है 63, 69, 74 और 76, 4 दिए गए हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 69, मतलब जो हमारा जो दिल्ली है ना, दिल्ली है जो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो बनाया गया। ठीक है, इसको कब बनाया गया, मतलब कौन से संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो इसको 69 मतलब 69वें संशोधन के द्वारा बनाया गया। हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है डिटेल्स में, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। कब हुआ, 1991 में हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992, 1 फरवरी कब, 1992 को पूर्ण हुई। ठीक है, यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1991 में हुआ, पहला क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, आपको मेन पॉइंट याद रखना। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। ठीक है, कब, किसके अंतर्गत मिला था, 69वां संशोधन के अंतर्गत। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, एनसीटी की स्थापना कब हुई थी, तो वो कब हुई थी, 1 फरवरी 1992 को हुई थी। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख और 30 लाख। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 लाख। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 लाख। और इसके थोड़े से पॉइंट देख ले रहे हैं हम लोग। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ठीक है, केवल उन्हीं ही राज्यों के लिए है जिनकी आबादी कितनी हो, 20 लाख से ऊपर हो, बस वहीं पर डिपेंड करता है। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली जिसकी आबादी 20 लाख से ऊपर हो। ओके, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर में। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में, यहाँ क्या बोल रहा है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। सेकंड दिया है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। और हमको इसमें से अब चूज़ करना है। ठीक है, कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 और 2, 2 और 3, 3, केवल 3 और 1, 2, 3, या फिर तीनों, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, केवल 1। यहाँ पर क्या बोला गया है, तीसरा बयान सही नहीं है। तीसरे नंबर का जो बयान है, ये मतलब जो तीसरे नंबर में जो ऑप्शन दिया गया था वो सही नहीं है, 1 और 2 सही है। क्योंकि वो इसलिए कि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। किसके नाम पर, राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, कौन हटा सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति और नॉन ऑफ धीस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब राज्यपाल को कौन हटा सकता है, तो वो हटा सकता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। ठीक है, इसके ऊपर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, है ना। पहला ऑप्शन है सिंधी और नेपाली। आधिकारिक भाषाओं बोल रहा है ना, आधिकारिक भाषाओं, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो और संथाली और कोंकणी, और क्या बोल रहा है, डोंगरी है, वो डोगरी है, वहाँ पे मिस्टेक है, डोंगरी और मैथिली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, इसके लिए जो कथन दिया है वो क्या है, 2003 में 92 संविधान संशोधन यानी 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 ऑप्शन 1 और 2, मतलब ये वाला बोल रहा है। ठीक है, 1 और 2 बोला गया है। ठीक है,
मतलब कि ये है कि सिंधी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इसका मतलब ये है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है यहाँ पर 2 और 3, मतलब कोंकणी, मणिपुरी और बोडो संथाली। सी में क्या दिया गया है 3 और 5, मतलब कि बोडो संथाली और डोंगरी मैथिली। उसके बाद में डी में क्या दिया है 4 और 5, तो इसका मतलब यह है कि संथाली, क्या संथाली और डोंगरी मैथिली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, थर्ड का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है सी, सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसमें क्या दिया है, तीसरा और पांचवा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, तीसरा और पांचवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि तीसरे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो तीसरा दिया है, तीसरे में क्या दिया गया है यहाँ पर 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 में क्या दिया है यहाँ पर, ये 1 और ये 2। ठीक है, इसमें जो बोडो और संथाली बोला है, बोडो और संथाली, बोडो और संथाली, तीसरा है डोंगरी और मैथिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। सिंधी कब ऐड की गई, 1967 में, 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में ऐड की गई। और 2003 में क्या, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी इसको ऐड किया गया। ठीक है, ओके। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11वें नंबर का, वहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी। इसका मतलब कथन दिया है यहाँ पे, इनमें अल्पसंख्यक का दर्जा किसको मिला है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला और चौथा, एक पहला, दूसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा और पूरे यानी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमको मालूम है सिख, बौद्ध, जैन और फारसी, ये चारों के चारों को, मतलब ये जो चारों है इनको दर्जा मिला हुआ है, अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमको क्या देखो यहाँ पे नोट दिया गया है, यहाँ पे भारत में मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, बौद्ध, ये मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है। इज द करेक्ट आंसर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, हमको बताना है। पहला जो दिया है वो क्या है, यह स्वतंत्र और संवैधिक निकाय है, संवैधिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया है, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ठीक है, अगला जो दिया है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। और जो लास्ट दिया है वो क्या है, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के प्रमुख चुनाव के साथ चुनावों से भी चिंतित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी बोल रखा है चुनाव के बारे में जो कौन सा कथन सत्य है, तो वो क्या है, वो कथन, वो जो सत्य है कथन वो है 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन को बहुत ही अजीब तरीके से पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहला जो दिया है वो क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 72 में जो लिखा है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति लिखा हुआ है, उसका कहने का मतलब देखिए ना। दूसरे में अनुच्छेद 143 में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार के क्षेत्राधिकार के रूप में। जो तीसरे में लिखा है 360 जो अनुच्छेद है उसमें जो लिखा गया है वो क्या है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। किसमें, अनुच्छेद 360 में। ये कथन के अनुसार बोल रहा हूँ मैं ना, हमको यहाँ से चूज करना है। अनुच्छेद जो 148 से 151 के बीच में जो लिखा है वो क्या है, भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य, कहाँ पर लिखा हुआ है, 148 से 51 के बीच में कथन था। अब यहाँ से हमको सही जो कौन सा है उसको मिलान करना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 3, 1 2 3। ठीक है, 1 3, 1 2 3, 1 2 4 और उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन दिए गए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 1 2 3। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सत्य है। कौन से सत्य है इसमें, ये जो दिए हैं अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति दिया है, बिल्कुल सही। उसके बाद में 1 मिनट, ठीक है,
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 72 में क्या दिया है, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति दिया है। 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार के क्षेत्राधिकार के रूप में भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में जो थर्ड दिया है 360 में जो है वो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। किसमें, अनुच्छेद 360 में। इसका मतलब कि आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर में। हमको समय को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जो 14वां क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता क्या बोल रहा है, अयोग्यता ध्यान रखिएगा ना, के आधार पर नहीं है बोला है। ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके ऊपर हम कथन दिया है, फिर हमको वहाँ से चूज़ करना है कि सही कौन सा है। ठीक है, पहले में क्या दिया है, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, एक कार्यालय रखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है अगर व्यक्ति के स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की। ठीक है, थर्ड में जो दिया है 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। ठीक है, चौथे में जो दिया है वो अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया या उसे रोक दिया गया। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से हमको बताना है सही कौन सा है, केवल 2, केवल 4, 1 और 4, या फिर 1, 2 और 4, कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये है कि जो बी में क्या दिया गया है 4, इसका मतलब इस जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, केवल चौथे नंबर का, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ओनली 4। ठीक है, तो चौथे नंबर पे क्या दिया है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है या उसे रोक दिया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रक से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसके ऊपर से बहुत बार, हजारों बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं क्या, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ क्या बोल रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों, क्या बोला है उसने, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रक से संबंधित बोला है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा, असम राज्य, मेघालय राज्य, त्रिपुरा राज्य और मिजोरम राज्य। ठीक है, इसमें हम थोड़ी सी नोट है हम उसको देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या, मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर, इन 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों, किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से अलग लिया गया है। ओके, ठीक, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा दिया गया, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 अनुसूची दी गई है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, पहली अनुसूची। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लाइन देख लिए यहाँ पे नोट। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, किसका, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार और क्या, रीट न्यायाधिकार। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ी सी नोट दी गई है। नोट ये है, नोट के अंतर्गत लिखा गया, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। किसके अंतर्गत, वास्तविक न्यायाधिकार। ठीक है, किसके अंतर्गत, वास्तविक न्यायाधिकार, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता। ठीक है, 4 ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ये है स्वर्ण सिंह समिति, क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्वर्ण सिंह समिति, ये बोला गया है किसकी सलाह दी, नहीं किसकी सलाह दी, ठीक है। किसकी, राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, और लास्ट जो दिया है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतः क्रिया, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी, मतलब इन चारों ऑप्शन में से किसकी सलाह दी थी वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो वो जिसके अंतर्गत आएगा, किसकी सलाह दी थी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, किसने, स्वर्ण सिंह, किसने दी थी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दी गई थी सलाह, ठीक है। क्या दी गई थी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति को किस प्रदेश मेम लिखा है वहाँ पे, ना क्या लिखा है, मेम लिखा है, लेकिन मेम नहीं है, ओनली मे है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है, किस प्रदेश में आरक्षित है। तो अब चार ऑप्शन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और क्या, गुजरात। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट है, जिनमें से जो 6 है वो किसके लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब एसटी के लिए है, ठीक है। कितनी, 6, 29 में से 6 किसके लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उसके बाद में हमको इसको मतलब व्यवस्थित करना है, ठीक है। राज्यों के गवर्नेंस अपने संबंधित राज्य में, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है प्रमुख राष्ट्रपतियों और उप प्रधानमंत्रियों, ओके। उसके बाद में दिया है राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल, ठीक है। इनमें से हमको व्यवस्थित करना है, पहला क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये देख लीजिए आप, है ना। फर्स्ट 1 2 3, उसके बाद में 3 1 2 और 1 2 3 3 1 2 2 1 3 और 1 3 2, मतलब हमको इसको एडजस्ट करना है, पहला में कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा और तीसरे में कौन सा आएगा, हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, 1 2 3, मतलब पहले में पहला ही आएगा, फिर दूसरा आएगा, उसके बाद में फिर तीसरा आएगा, ठीक है। हमको इसको समय बर्बाद यहाँ पे नहीं करना चाहिए और हमको चलना चाहिए अगले क्वेश्चन के ऊपर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, बताना है आपको। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, और स्टॉक एक्सचेंज, और क्या बोल रहा है यहाँ पर, कृषि। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा सा नोट दिया गया है, वो देख लीजिए आप। समवर्ती क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य, क्या बोल रहा है, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में कौन कौन बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है और स्टेट भी, मतलब सेंट्रल भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। वन समवर्ती सूची का विषय है, ये कौन सा किसका विषय है, वन समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। किसका, बी इज द करेक्ट आंसर, 1 का आ जाएगा, ठीक है। 7वीं अनुसूची में की कौन सी समवर्ती सूची है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है 23 नंबर का, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और क्या बोल रहा है लास्ट वाला, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या, केवल राज्यसभा। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है, किसके द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चलेंगे हम, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है ना, सीमा प्रबंधन विभाग, है ना, ठीक है। 4 ऑप्शन, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गृह मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, वो क्या दिया गया है यहाँ पे, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर और क्या, कच्छ। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या, लद्दाख। बी में क्या दिया गया यहाँ पे, लद्दाख दिया गया, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, थोड़ी सी हल्की से, है ना। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन इसमें से आपके 5, किसी में 2, किसी में 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं एक्स्ट्रा के, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पश्चिम और अरुणाचल पूर्व, मतलब अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग, और क्या बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग। मतलब यह है कि जो लद्दाख है, लद्दाख का जो क्षेत्रफल कितना, 1,73,266, बाड़मेर का कितना 71,601, उसके बाद में कच्छ का जो है वो 41,644 और अरुणाचल प्रदेश का कितना 40,572। मतलब किसका, कौन सा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी, और पूर्व अरुणाचल प्रदेश का 39,749 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसकी डिटेल्स थी। तो ये जो क्षेत्रफल है, उतने क्षेत्रफल की बात करूँ मैं अभी, जो आपको क्षेत्रफल बताया गया है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर। दोस्तों किन राज्यों में विधान परिषद है, मैं उसके लिए ट्रिकी वीडियो भी बनाया हूँ, आप जाके हमारे एग्जाम फेवरेट चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए मैंने ट्रिकी वीडियो बना के रखा है। ऑप्शन दिए गए हैं क्या, 1, 2, ठीक है, उसके बाद में 2, 4 या 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 4, ठीक है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 1, 2 और 3 उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम अगले क्वेश्चन के ऊपर में। अंडमान और निकोबार, क्या बोल रहा है भाई, अंडमान और निकोबार संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा, किसकी रक्षा करेगा, ठीक है। ओगेन्स, सोम्पेंस, सेंटिल्स और जरवास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या, जरवास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, जरवास। चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर में। अगला जो क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री। इसका मतलब कि बी इज़ द करेक्ट आंसर, केंद्रीय गृह मंत्री। क्या हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया निधि का जो संचालन करता है, कौन करता है, केंद्रीय गृह मंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्लास का है। इनमें से क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इनमें से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है, ठीक है। निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन का कर, और मतलब टैक्स जो भी है, टैक्स बोलो, कर बोलो। और अगला जो है कृषि आय पर कर, और बिजली की खपत पर कर या बिक्री पर कर, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बी, सी और डी, 4 दिए गए, मतलब 1 और 4, 2 और 3, 1 और 2 और लास्ट जो है बोल रहा है 2 और 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब कि पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निर्यात कर और कौन सा कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, किसके अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ओके, अब हम देख लेंगे हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगर से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कर लीजिए, शेयर कीजिए, और अपने अगर से आपको चैनल पसंद आता है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा क्लास डले आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, हम चलते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर में लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है केंद्रीय बजट में क्या बोल रहा है यहाँ पे, केंद्रीय बजट में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक मिनट। केंद्रीय बजट में शामिल क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है ना, चार्ज किए गए व्यय में शामिल। तो ऑप्शन में एक में क्या दिया है, संसद के घरों में प्रिसाइडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते। ठीक है, नेक्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, सीएजी की सैलरी और भत्ते, और जो चौथे नंबर पर दिया है सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, और उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। और इसमें से हमको चूज़ करना है कि सही कौन सा है। ठीक है, 1 और 2 सही है, या 1, 2, 3 सही है, या 1, 2, 3, 4 सही है, या फिर ये पाँचों के पाँचों सही है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब कि ये है, इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक जो आपको ये जो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन बताया, क्या संसद के घरों में प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन भत्ते, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये पाँचों के पाँचों सही होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने लास्ट तक हमारे द्वारा दिए गए वीडियो को अच्छे से देखा। पॉलिटी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में, जो आरआरबी, एनटीपीसी और क्या ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें आपको देखने जरूर मिलेंगे दोस्तों। अगर से मेरी क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आप इस क्लास को मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको लगातार इसकी क्लासेस मिल सके। हमारा मिशन है कि हमारे को 100 दिन के अंदरों में 10,000 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।